दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज हम एक ऐसी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन आने वाले 2-3 वर्षों में काफ़ी एग्जाम में मिले हैं। और वो है राजस्थान की, जो हमारे राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति के नाम से बुक है, जिसका कवर पेज आप ऊपर थंबनेल में देख भी रहे हैं। तो इसके अंदर एक टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख राजपूतों का वंशों का परिचय। तो मैं इस बुक से ही आपको डायरेक्ट पढ़ाऊंगा कि जो राजस्थान के प्रमुख वंश है उनसे संबंधित जो राजवंश रहे और उनका जो परिचय रहा, वो ये टॉपिक हर एग्जाम में है। सेकंड ग्रेड में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी और थर्ड ग्रेड में, जो रिट में तो एक स्पेशल रूप से ये लगता है, और भी कई एग्जामों में टॉपिक हमारे है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करें गोहिल वंश से। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो गोहिल वंश और इस वंश के प्रतापी शासक, ये वंश कहाँ कहाँ फैला और किस तरीके से था। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तक इनके आसपास का जो क्षेत्र है वह उसको मेवाड़ कहते हैं। और गोहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में ही शासन किया था। और इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गोहिल, इस वंश का प्रतापी शासक गोहिल जिसके नाम से हुआ। तो देखिए, गोहिल वंश की उत्पत्ति, मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है और कई मत आते हैं कि ये गोहिल वंश किस तरीके से स्थापित हुआ और किस तरीके से इसकी स्थापना हुई। उसके लिए अलग अलग कहानियाँ, अलग अलग किस्से आते हैं। इसमें एक नाम आता है अबुल फजल का। अबुल फजल ने इन्हें ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित करता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि अबुल फजल इनको किससे, ईरान का शासक है नौशेखा, और उस नौशेखा से इसको संबंधित करता है। तो कर्नल टोड इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित करता है। जो कर्नल टोड, हम जिसको राजस्थान के इतिहास का जनक भी कहते हैं, पिता कहते हैं, तो उनको वल्लभी के शासक, जो गुजरात में वल्लभी के शासक थे, उनसे संबंधित मानता है किसको, गोहिलों को। और आगे जो हमारे राजस्थान की मोहनोद नैणसी रहे हैं, तो उन्होंने कहा है कि नैणसी और गोपीनाथ शर्मा, इनके द्वारा इनको ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। तो गोपीनाथ शर्मा और जो नैणसी है वो इनको ब्राह्मण बताता है। वल्लभी के शासकों से जोड़ता है कर्नल टोड, नौशेखा वंश से जोड़ता है अबुल फजल। इस तरीके से इनको जोड़ते हुए ये बताते हैं। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन देकर पूछ लेता है कि कौन किससे बताता है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी में लगभग गोहिलों ने अपना शासन स्थापित किया और गोहिलों के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक हुआ बप्पा रावल। तो देखो, मुख्य बात तो यहाँ से ये बात तो आती है कि 566 ईस्वी में गोहिल वंश ने मेवाड़ में स्थापित हो गया था और गोहिल नाम का कोई राजा हुआ था। और इसमें प्रतापी शासक की बात क्या है, तो सबसे पहले राजा का नाम आता है जिसका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल का शासनकाल इस बुक के अकॉर्डिंग ही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। जो इसमें डिटेल तो काफ़ी है, पर बुक के अकॉर्डिंग यहाँ से हम इतना पढ़ रहे हैं कि यहाँ से हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाता है। तो बप्पा रावल की बाद में बात करें तो बप्पा रावल का शासन शुरू होता है 734 ईस्वी से 753 ईस्वी के मध्य। 734 और 753 यहाँ तक बप्पा रावल राज करते हैं। तो देखो, 6, 40, 40 और 20, 14 और 3 ये, तो 6 और 10 14 और 6 16 और 3 18, मतलब लगभग भी अगर हम करें तो ये हो गया 53, तो 13 हो गया और ये मतलब 17 साल का इनका कार्यकाल रहा, लगभग 19 साल का। तो राज प्रशस्ति देखो बप्पा रावल ने, अब ये तो कोई डायरेक्ट तो पूछता नहीं कि बप्पा रावल का शासन कितने साल तक चला। तो वैसे अपन को इतना अगर फैक्ट याद रखने, 734 से 753 ईस्वी तक बप्पा रावल का राज रहा। एक राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक था मानमोरी, और मानमोरी को पराजित किया और मानमोरी को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार किया था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि किसको हराया था, मानमोरी को हराया था। और चित्तौड़ का राजा हुआ करता था मानमोरी, उसको हराकर इन्होंने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। बप्पा की राजधानी उस समय थी नागदा। उस समय बप्पा की राजधानी क्या थी, नागदा। और बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी में लकुलेश जी का मंदिर भी कहते हैं इसको, तो एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल। और इनको आराध्य देव भी मानते थे अपना। एकलिंग जी गोहिल वंश के कुलदेवता, एकलिंग जी को कुलदेवता मानते हैं गोहिल वंश। और गौरीशंकर हीराचंद अनुसार तो बप्पा का
जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है उनके अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। क्या था? कालभोज था। और गोइल वंश के जो लोग हैं वो एकलिंग जी को अपने कुल देवता भी मानते हैं। कालभोज बप्पा रावल का नाम है। बप्पा कालभोज की उपाधि उनको थी। बप्पा को कालभोज की उपाधि दी गई। और वीर विनोद के अनुसार जो कविराज श्यामलदास है उन्होंने क्या किया कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। तो कितनी अच्छी लाइनें हैं, देखो इसमें ऐसी लाइनें कि वो किसी गाड़ी में मिलती नहीं है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं था अपितु खिताब था। ये बात किसने की? कविराज श्यामलदास ने ये बात कही है। ये फैक्ट अगर आ जाता है तो किसी भी एग्जाम में नहीं मिलेगा आपको लगभग लगभग। ऐसी मान्यता थी कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी के यहाँ सेवा में था। अब ये बात कहते हैं ऐसी मान्यता थी कि मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबला करने की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ कर आया था। अब आज सिंध पंजाब जो प्रांत है वो पाकिस्तान में गया ऊपर वाला, तो वहां तक देख लो बप्पा रावल ने उस समय उनको विदेशियों को खदेड़ दिया था। इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य के अनुसार वैद्य उसकी तुलना चार्ल मार्टल एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था से करते हैं। तो ध्यान रखना यह भी क्वेश्चन की फ्रांसीसी सेनापति ने ये यूरोप में मुस्लिमों को वहां तक परास्त कर दिया था। इसकी तुलना इन्होंने सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टल से की है। किसकी? बप्पा रावल की। तो एक तो ये बात होगी चार्ल्स मार्टल से तुलना किसने की? इतिहासकार जो सीवी वैद्य हैं उन्होंने की। कालभोज की उपाधि दी गई है बप्पा रावल को। कालभोज में ये उपाधि बप्पा का वास्तविक नाम बताता कौन? हीराचंद ओझा बताते हैं। नागदा उन्होंने राजधानी बप्पा ने सबसे पहले बनाई। कब बनाई? 734 में। किस शासक को हराया? मानमोरी को हराया। इस तरीके करके बप्पा रावल के बारे में 5-7 बातें आती है। अब बप्पा रावल के बाद में अगले शासक जो मेवाड़ के बने, तो मेवाड़ का राजवंश पढ़ रहे हैं। तो मेवाड़ के राजवंशों में अगले जो शासक हैं जैत्र सिंह। अब जैत्र सिंह का जो कार्यकाल आता है 1213 ईस्वी से 1253 ईस्वी तक जैत्र सिंह मतलब कि मेवाड़ में शासन करते हैं। और जैत्र सिंह भी बप्पा रावल के बाद में एक बहुत जोरदार शासक बने थे। तो इनके अंदर हम बात करते हैं तो गोहिलों के ही एक वंशज जैत्र सिंह। ये ऐसे नहीं कि बप्पा रावल के कोई पुत्र थे इस तरीके का नहीं, तब डायरेक्ट ही मतलब ये जो उस समय के पराक्रमी राजा थे उनके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो गोहिल के ही एक वंशज जैत्र सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया था। परमारों को हराया था और अपनी राजधानी किसको बनाया? इन्होंने चित्तौड़ को छीनकर और अपनी राजधानी इसको बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है, भूताला का युद्ध किन के बीच हुआ? तो भूताला का युद्ध हुआ था जैत्र सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश कौन सा है? इल्तुतमिश वही है जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? अब कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूँ तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आती है तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम। तो गुलामों का गुलाम वैसे भी इसको ही कहते हैं इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश वही है जिसके पुत्री बाद में रजिया सुल्ताना होगी। इल्तुतमिश का राज था उस समय दिल्ली पर, क्योंकि इल्तुतमिश ने जो 1210 में दिल्ली का सुल्तान बनता है और 1236 तक रहता है। तो उस समय जैत्र सिंह का देख लो, जैत्र सिंह 1213 से लगभग 1253, तो उस समय इल्तुतमिश और ये दोनों समकालीन थे। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। अब आगे देखते हैं तो इसका वर्णन जय सिंह सूरी ने अपने ग्रंथ हमीर मदमर्दन में मिलता है। हमीर मदमर्दन में मिलता है। अब यहाँ पर अगर बात आती है तो हमीर मदमर्दन मतलब कि जय सिंह सूरी लिखते हैं तो यह हमीर से मतलब ये नहीं निकालते कि कोई राजा अमीर है, मतलब हमीर का मतलब ये निकालते हैं अमीर किससे? मतलब कि उस समय इल्तुतमिश का मद यानी उसका अभिमान, मर्दन यानी उसके तोड़ना। तो यानी अमीर मतलब इल्तुतमिश का मद का मर्दन कर दिया था किसने? जैत्र सिंह ने। तो मतलब ये इस तरीके से लिखता है। ऐसे कोई ये नहीं कि राजा जो अमीर हमारे चित्तौड़ में उसमें हुए हैं रणथंभौर में, उसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। जय सिंह सूरी ने अमीर मदमर्दन इस इल्तुतमिश को ही करके संबोधित किया और यहाँ लिखा भी है। तो इन्होंने इस ग्रंथ में इस इल्तुतमिश के जो घमंड था उसको तोड़ने की बात करते हैं। और जैत्र सिंह ने तोड़ा भी भूताला के युद्ध में 1227 ईस्वी के अंदर। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया। क्या कहा गया? अमीर कहा गया इल्तुतमिश को। देखो ये बात आ गई, अमीर कहा गया है। और डॉक्टर हीराचंद ओझा ने
जयतर सिंह की प्रशंसा करते हुए एक बात लिखी है जो बड़े ही गजब से लिखी है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जयतर सिंह ही हुआ। उसकी वीरता और प्रशंसा उसके विरोधी ने भी की थी, मतलब जो विरोधी थे ना उन्होंने भी उनकी प्रशंसा की थी। तो इस तरीके के वीर राजा हुए हैं कौन? जयतर सिंह। अब देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए मैं आपको दो ही राजाओं के बारे में पढ़ाऊंगा यहाँ पर। बप्पा रावल के बारे में कुछ फैक्ट बताएं और इसके बाद मैंने आपको जयतर सिंह के बारे में भी कुछ बातें की है। अब जयतर सिंह के बारे में आगे राजा तेज सिंह आएंगे, पर तेज सिंह के बारे में अपने इस किताब में है नहीं, तो इससे पहले हम इसके बाद में रतन सिंह के बारे में पढ़ेंगे जो उस समय आगे आएंगे। तो मैं आपको अगले वीडियो में रतन सिंह और फिर उसके बाद में आगे वाले राजाओं के बारे में अध्ययन करवाऊंगा। छोटे छोटे वीडियो में मैं आपको लगभग इसके अधिकतर पाठ करवाने की कोशिश करूंगा। जय हिंद विद्या दोस्तों, जय भारत।